आप सभी का द हिकेटियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आर.डी. जोशी आप सब के लिए लेके आया हूँ RTE 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो शिक्षा का अधिकार कैसा किस प्रकार का अधिनियम है? तो ये अधिनियम है हमारे शिक्षा के, एक तो हमें हमारी शिक्षा मिले वो मिले निःशुल्क रूप से। पहली बात कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंदर जो अधिनियम का जो आधार है वो ये है कि हमें जो शिक्षा मिले वो एक तो मिले निःशुल्क रूप से, एक ही हमारी क्या हो अनिवार्य रूप से। एक तो शिक्षा हमारे लिए क्या हो निःशुल्क हो, एक शिक्षा हमारे लिए क्या हो अनिवार्य हो। इन दोनों चीज़ों को ही आधार मान के क्या बनाया गया ये RTE 2009 या RTE 2009 का क्या बनाया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से पहले का इतिहास के बारे में हम बात करते हैं कि क्या निःशुल्क या अनिवार्य अधिकार की जो कल्पना है ये 2009 में ही की गई थी या इससे पूर्व भी की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उन्होंने 1910 के अंदर ये कल्पना की थी कि शिक्षा का जो अधिकार मिले वो शिक्षा हमें किस रूप से मिले, एक तो निःशुल्क मिले और एक क्या मिले अनिवार्य रूप से मिले। तो सर्वप्रथम और आज़ादी से पूर्व इस बात की कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। उसके बाद आज़ादी के पश्चात 1948 के अंदर ऐसे ही अधिकार की कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। याद रखना है, आज़ादी से पूर्व और सर्वप्रथम 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले और 1948 के अंदर डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कल्पना की थी कि हमें शिक्षा कैसे मिले, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से मिले। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान के निर्माण के पश्चात हमारी 3 प्रकार की अनुसूचियों का निर्माण किया गया। 3 प्रकार की अनुसूचियां जो थी वो हमारी 3 प्रकार की अनुसूचियां बनाई गई। ये 3 प्रकार की अनुसूची कौन कौन सी है हम सबको पता है। एक है हमारी संघ सूची, एक है हमारी राज्य सूची, एक है हमारी समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की अनुसूचियों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और इन्हीं के आधार पर शिक्षा को जो है वो किसके अंतर्गत डाला गया था शुरुआत के अंदर? तो याद रखना है, शुरुआत के अंदर शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। शुरुआत के अंदर शिक्षा को किसका विषय बनाया गया? राज्य सूची का विषय बनाया गया। परंतु राज्यों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। तब जाके 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट एक्ट हुआ हमारा 42। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के संशोधन के पश्चात शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में सम्मिलित कर दिया गया? समवर्ती सूची के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। उसके पश्चात इतना होने के पश्चात हमारे देश के अंदर समवर्ती सूची में जोड़ने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई। जो हमारी शिक्षा नीतियां हैं, शिक्षा के सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं वो 4, पहली 1968 के अंदर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति। उसके बाद 1986 के अंदर, फिर 1988 के अंदर, उसके बाद 1992 के अंदर। उसके पश्चात अब भी वर्तमान में भी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो लागू नहीं हुई है। ये 4 शिक्षा नीतियां आ गई। इसके अंदर भी शिक्षा के अधिकार की कल्पना तो की गई परंतु व्यवहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया गया। इतना होने के बाद 1992 के पश्चात समय आया 1993 का।
1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा द्वारा तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया। तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। और इतना सब कुछ होने के पश्चात भी देश में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था वो उचित पैमाने पर नहीं हो पा रहा था। इतना होने के पश्चात भी हम देख पा रहे हैं कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो उस स्तर पर या उस पैमाने पर क्या हो रहा था, उतना नहीं हो पा रहा था जितना सरकार क्या रख रही थी, अपेक्षा रख रही थी। उसके पश्चात वर्ष 2002 की बात करते हैं। वर्ष 2002 के अंदर क्या हुआ? वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बनाया गया। 86 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 के अंदर, उसके पश्चात शिक्षा को जो है उसको हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया। इसको भी देख लेते हैं। वर्ष 2002 के अंदर, ये वर्ष 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वें संविधान संशोधन के साथ ही जो शिक्षा है, इस शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। और संविधान के अनुच्छेद 21A के अंदर इसको क्या किया गया? सर्जित किया गया। कौन से को? शिक्षा के मौलिक अधिकार को 21A के अंदर क्या किया गया? सर्जित किया गया। और 21A में सर्जित करने के साथ साथ अभिभावक एवं सरकार के लिए भी अनुच्छेद 51 के उपबंध में इसे क्या किया गया? कर्तव्य घोषित किया गया। किसको? शिक्षा को। शिक्षा को मौलिक अधिकारों में 21वें मौलिक अधिकार के ए पार्ट के अंदर किसको शामिल किया गया है? हमारे शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 51(1) जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें 51 के अंदर हमारे सरकार और अभिभावकों का क्या किया गया भाई? उपबंध किया गया कि ये क्या करेंगे भाई? इनको कर्तव्य घोषित किया गया उनके लिए। उसके बाद हमारे देश में शिक्षा के सुधार हेतु NCF 2005 आया। इसके पश्चात आया NCF 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया हमारे लिए। और शिक्षा के अधिकार के अंदर, इसके अंदर भी क्या की गई? सिर्फ कल्पना ही की गई शिक्षा के अधिकार की, उससे भी पूर्ण रूप से लागू या व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सका। उसके पश्चात तत्कालिक मनमोहन सरकार के पास इस अधिकार का, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम हेतु प्रस्ताव गया। उस प्रस्ताव को तत्कालिक मनमोहन सरकार ने क्या किया भाई? मान लिया। और 20 जुलाई 2009 को मनमोहन जी ने या मनमोहन सरकार ने इसे राज्यसभा से क्या किया? पारित करवाया। राज्यसभा से क्या करवाया? पारित करवाया 20 जुलाई 2009 को। याद रखना है, सबसे पहले राज्यसभा से पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को, क्योंकि मनमोहन सरकार जो है, मनमोहन जी हैं हमारे, वो राज्यसभा के ही सदस्य रहे हैं, कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए वो किसके सदस्य रहे? राज्यसभा को। और सबसे पहले उन्होंने राज्यसभा से इनको पारित करवाया। उसके पश्चात 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। 4 अगस्त 2009 को क्या किया गया? लोकसभा द्वारा पारित किया गया। याद रखना है, राज्यसभा 20 जुलाई, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। उसके पश्चात 26 अगस्त 2009 को इसे भारतीय संसद द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। और ये क्या बन गया? हमारा अधिनियम बन गया। ये बात हमें पता है कि संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं हमारे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति।
तो कोई भी अधिनियम बनता है वो जब तीनों जगह से होकर गुजर जाता है तो वो संसद द्वारा पारित माना जाता है, या अधिनियम बन जाता है, राज्य या लोकसभा से पारित होगा। उसके बाद राष्ट्रपति अपने क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उनके हस्ताक्षर के साथ ही क्या बन जाता है, ये अधिनियम बन जाता है। और उस समय के जो हमारे महामुहिम थे, हमारे राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो हैं वो उस समय की हमारी क्या थी, राष्ट्रपति थी। और इसी के साथ संसद द्वारा पारित होने के पश्चात 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को J&K को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ये जो अधिनियम है ये पूरे भारत के अंदर इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ सकते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में इसमें कुछ संशोधन किया गया और संशोधित RTE राजस्थान के अंदर लागू हुआ, जो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में क्या हुआ, संशोधित RTE लागू हुआ। ये सारी डेट हमें याद रखनी है। 20 जुलाई 2009 सबसे पहले कहाँ हुआ, राज्यसभा से हुआ। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम पारित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष के अंदर इसे लागू कर दिया गया और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान के अंदर संशोधित RTE लागू हुआ था। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे भाई, हमारे अशोक गहलोत ही क्या थे, हमारे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बात करते हैं कि लागू करने वाला ये हमारा देश कौन से नंबर का देश बना था। तो इस प्रकार के नियम या अधिनियम को लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। ऐसा लागू करने वाला हिंदुस्तान विश्व का 135वां देश बना। और सबसे पहले इस प्रकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित करने वाले जो देश थे उनमें पहले नंबर पे आता है पर्शा और दूसरे पे है हमारा जॉर्डन। पर्शा ऑप्शन में ना हो तो जॉर्डन को पहले पे रख लेंगे। 135 देश, 35वां हमारा कौन सा है, हिंदुस्तान है। और ये पहले पे किसने किया था, पर्शा ने किए था। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जॉर्डन आएगा। उसके पश्चात शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं, RTE 2009 की बात करते हैं कि RTE 2009 के अंदर 7 अध्याय सम्मिलित हैं। कितने अध्याय हैं भाई, याद रखना है, पेपर में पूछ लिया जाएगा RTE 2009 में अध्याय की संख्या कितनी है, तो अध्याय कितने हैं, 7। और जो धाराएं हैं वो धाराएं कितनी हैं, 38 हैं। तो 7 अध्याय और 38 धाराओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है किसके अंदर, हमारी RTE 2009 के अंदर। अब पूरी 38 के 38 धारा और 7 के 7 अध्याय हम इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम अब शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। और पहले अध्याय की बात करते हैं कि हमारे RTE 2009 का पहला अध्याय क्या है। तो हमारा जो पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1, नाम है प्रारंभिक। तो अध्याय जो आरंभिक है हमारा, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। एक तो इसका क्या दिया गया है, इसके अंदर नाम दिया गया है, RTE का पूरा नाम क्या है, RTE संबंधित छोटी मोटी बातें हैं, उसका नाम, उसका विस्तार और वो लागू कब हुआ, इसके बारे में बात किस में की गई है, अध्याय 1 में बात की गई है। और अध्याय 1 में याद रखना है 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। तो धारा 1 के अंदर ही एक तो नाम, विस्तार और ये कब लागू हुआ, ये किस में विवरण है, धारा नंबर 1 के अंदर इस बातों का क्या किया गया है, विवरण किया गया है। अध्याय 1 में 2 धाराएं होती हैं, 2 धाराओं में धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए धारा 1 के अंदर क्या दिया गया है, नाम, विस्तार और ये लागू कब किया गया।
इन बातों का क्या गया है, इसके अंदर जिक्र किया गया है। उसके बाद धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 के अंदर उपधाराओं का उल्लेख है। धारा नंबर 2, उपधाराओं का उल्लेख। धारा 2 के अंदर उपधाराओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कैसे, ये तक उपधाराएं हैं। इन उपधाराओं के अंदर किन किन चीज की शिक्षाओं की बात की गई है, तो पहली है इसमें पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। जो SC ST OBC से हैं, अभावग्रस्त जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बात की गई है, APL BPL वाले। तथा बालक कौन से होंगे, बालक का प्रकार क्या होगा, शिक्षक का प्रकार, ये उम्र का निर्धारण, उसका विद्यालय का प्रकार, प्रारंभिक शिक्षा होगी। इन सभी का उल्लेख किसमें किया गया है, हमारी धारा नंबर 2 के अंदर किया गया है। जो भी SC ST OBC के बच्चे होंगे, APL BPL के बच्चे होंगे, उनके बारे में बालक से आज से वही 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा, उम्र निर्धारण जो होगी वो भी धारा नंबर 2 के अंदर होगी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा क्या करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। प्रारंभिक शिक्षा होगी इसके अंदर 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे इसमें क्या करेंगे, फ्री पढ़ेंगे या निःशुल्क रूप से पढ़ेंगे, अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। एक बात इसके अंदर याद रखनी है, अगर बच्चा सामान्य है तो सामान्य बच्चा होगा वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु दी गई है सामान्य बच्चे के लिए। अगर वही बच्चा दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन यानी विकलांग बच्चा है, तो ये होगी 6 से लेकर 18 वर्ष। पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, पिछली बार शायद पिछली बार CTET के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि विकलांग बच्चे के लिए ये उम्र का निर्धारण क्या है, तो उम्र 6 से 14 नहीं होगी, 6 से 18 वर्ष होगी। विकलांगता अधिनियम जो आया था 2016 के अंदर, उसी के अंदर भी ये बात बताई गई है। और विकलांग व्यक्ति को क्या कहा गया है, दिव्यांगजन कहा गया है उसके अंदर। तो याद रखना है, इसके लिए क्या आएगी, 6 से 18 वर्ष आएगी। इसी के अंदर ही विद्यालय के प्रकार बताए गए हैं, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, ये 4 प्रकार के विद्यालय होते हैं। इनके बारे में भी विवरण किसके अंदर किया गया है, हमारे धारा नंबर 2 के अंदर किया गया है। अब बात करते हैं हम अध्याय नंबर 2, जो हमारा अध्याय नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। अब अध्याय 2 नाम है बालक का शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, बालक का शिक्षा का अधिकार हमारा अध्याय नंबर क्या है, 2 है। और धारा नंबर अब शुरू होगी हमारी धारा 3। सभी 38 धाराएं हम पढ़ेंगे और कुछ धाराएं इस क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, कुछ धाराएं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो धारा नंबर 3 के अंदर अध्याय नंबर 2 के अंदर जो हमारा तीसरी धारा है, धारा नंबर 3 है, इसके अंदर बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, पेपर में पूछा जाए, बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की कौन सी धारा होगी, तो धारा नंबर 3 होगी। बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार की धारा कौन सी होगी, धारा नंबर 3 होगी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद आती है धारा नंबर 4, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाना तय किया जाएगा। धारा 4 हमें क्या बताती है कि आयु के अनुसार कक्षा में
प्रवेश दिया जाना तय किया गया। किस धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 4 के अनुसार। यानी आयु के अनुसार, यदि आयु 6 से 14 वर्ष है, बच्चा अगर 8 या 9 वर्ष का बच्चा अगर क्लास में आ रहा है तो उसे पहली कक्षा में नहीं बैठाएंगे, आयु के अनुसार उसको क्या देंगे, उसकी कक्षा बढ़ा देंगे। यानी आयु अगर बच्चा 12-13 साल का है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको किस में बैठाएंगे, उसकी कक्षा का निर्धारण किया जाएगा। ये नहीं है कि बच्चा 9, 10, 12, 13 साल का बच्चा आ गया तो उसे फिर से पहली क्लास में बैठाया जाएगा शुरू से, तो ऐसा इसके अंदर नहीं किया जाएगा। ऐसा विवरण किस में है? धारा 4 के अंदर है। याद रखना है, धारा 4 के अंदर आयु के अनुसार कक्षा में क्या किया गया है? प्रवेश दिया जाना क्या किया गया है? तय किया गया है। उसके बाद आती है धारा नंबर 5। धारा 5, किसी भी बालक को सत्र में कभी भी विद्यालय में जब वो स्थानांतरण चाहता है या टीसी मांगने पर स्कूल को टीसी देनी ही पड़ेगी। ये तो धारा 5 क्या है कि टीसी मांगने का अधिकार या किसी भी बालक को सत्र में कभी भी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा और विद्यालय इसे रोक नहीं सकेगा। या टीसी मांगने पर बच्चे को क्या दे दी जाएगी? उसकी टीसी दे दी जाएगी। तो धारा 3, 4, 5 तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो धारा नंबर 3। बच्चे को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाना तय किया जाएगा, धारा नंबर 4। धारा नंबर 5, टीसी मांगने पर बच्चे को क्या दी जाएगी? उसकी टीसी दी जाएगी। यानी स्थानांतरण का अधिकार किसके अंदर दिया गया है भाई? धारा नंबर 5 के अंदर दिया गया है। अध्याय 2 के अंदर ये 3 धाराएं सम्मिलित हैं। उसके बाद बात करते हैं अध्याय नंबर 3 की। अध्याय 3 क्या है भाई? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या माता पिता के कर्तव्य जो होंगे वो अधिकार अध्याय नंबर 3 के अंदर सम्मिलित होंगे। एक तो क्या नाम है इसका? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ये किस में सम्मिलित किए गए हैं? अध्याय नंबर 3 के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और अध्याय नंबर 3 की धारा अब शुरू होगी। 5 तक हम पढ़ चुके हैं, तो धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 क्या है? धारा 6 है नवीन विद्यालयों की स्थापना। नवीन विद्यालयों की स्थापना ये धारा नंबर 6 के अंतर्गत आएगा। यानी जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है उन क्षेत्रों में 3 वर्षों के अंदर, जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है वहाँ 3 वर्षों के अंदर प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक और प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। वो धारा नंबर क्या है? 6 है। धारा नंबर 6 नवीन विद्यालयों की स्थापना, और जिसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? 3 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्या की जाएगी भाई? स्थापना की जाएगी। वो धारा नंबर कौन सी है? 6 है। उसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 7। और धारा नंबर 7 क्या है हमारा? धारा नंबर 7 है वित्तीय प्रबंधन। धारा नंबर 7 क्या है हमारी भाई? वित्तीय प्रबंधन। धारा 7
वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन हमारी धारा कौन सी है? 7 है। यानी शिक्षा के इस अधिकार का संचालन करने हेतु जो खर्च होने वाली जो हमारी राशि है वो केंद्र और राज्य दोनों में क्या होगी? दोनों द्वारा वहन की जाएगी या बांटी जाएगी। तो जिसका जो आधार अनुपात होगा ये पूछा जा सकता है वित्तीय प्रबंधन धारा नंबर 7, और पूछा जाएगा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितने % पैसे देगी, कितने प्रतिशत पैसे देगी, और जो राज्य सरकार होगी वो कितने प्रतिशत देगी। उनका अनुपात, उनका रेशो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो जिनका आधार अनुपात होगा, ये आधार अनुपात होगा 65:35। जो वित्तीय प्रबंधन जो किया जाएगा उसका जो अनुपात होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देगा वो होगा 65%, और जो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगा वो कैसा होगा? 35% होगा। तो 65 और 35 का क्या होगा? रेशो होगा। हाँ, अनुशंसा पूछा जाए कि अनुशंसा के अंदर तो और भी रेशो बांटे गए हैं, 60-40 भी रखा गया है, 68-32 भी की भी अनुशंसा की गई है कि इसको घटा के इतना किया जाना चाहिए, इसको ये बदल के इतना किया जाना चाहिए, पर वर्तमान में आधार अनुपात इतना ही है। और दूसरा, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए यही जो वित्तीय प्रबंधन है वो अलग रूप से है, वो होगा हमारा 90:10। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, उनका वित्तीय प्रबंधन का क्या है? रेशो 90 क्या होगा? 10 होगा। उसके बाद आती है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 के अंदर समुचित सरकार के क्या हैं? कर्तव्य हैं। समुचित सरकार के कर्तव्य, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। समुचित सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकारों के क्या दिए गए? इसके अंदर कर्तव्य दिए गए हैं। किसके अंदर? हमारे धारा नंबर 8 के अंदर। उसके बाद आती है धारा नंबर 9। जो धारा नंबर 9 है उसमें है स्थानीय प्राधिकारियों के, जो हमारे प्राधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके कर्तव्य। जो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य जो है वो है धारा 9 के अंदर। कुछ भी धाराओं में सवाल पूछा जाता है, कोई सी भी धारा पूछी जा सकती है, ये वाली धारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें याद रखना है। ये 38 के 38 धाराएँ हम इसी क्लास के अंदर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो सभी 38 धाराएँ करवाई जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं वो बता दी जाएगी, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस पूरे चैप्टर की एक बात और याद रखना, इस पूरे चैप्टर की अगर क्लास नोट्स PDF आपको चाहिए तो वो PDF भी आपको मिल जाएगी। तो उस PDF के लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर PDF उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर द हिकेटियस एकेडमी के फेसबुक पेज को आप क्या कर लें? लाइक कर लें, उसे फॉलो करें उसको। उस पेज पे जाकर भी आप मैसेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप मांग सकते हैं वहाँ जाकर भी इस RTE 2009 की PDF भी आप प्राप्त करना चाहें तो वहाँ आप फॉलो कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, और उसके बाद आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके बाद आती है धारा नंबर 10 की बात। धारा नंबर 9 की पे चल रहे थे, सॉरी। धारा नंबर 9, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु प्राधिकारियों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। जो हमारे स्थानीय प्राधिकारी को कर्तव्य हैं, धारा नंबर 9, उसके अंदर क्या किया गया है कि जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो भी संचालित योजनाएं होंगी उनका जो स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु प्राधिकारियों की क्या की जाएगी भाई? नियुक्ति की जाएगी। और वो नियुक्ति कैसे होती है? सबसे ऊपर होता है राज्य के अंदर नोडल एजेंसी होती है हमारी। राज्य में क्या होगी? राज्य नोडल एजेंसी। राज्य नोडल एजेंसी के नीचे RCESE होती है, राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद। उसके नीचे कौन आएगा? राजस्थान राज्य स्कूल
शिक्षा परिषद। उसके नीचे ब्लॉक स्तर पर ये जिला स्तर पे आएगा। तो जिला पे अपने कौन बैठता है? CDEO, पहले DO नाम था, अब CDO होगा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिले के अंदर। और फिर उस जिले से कहाँ जाएगा? ब्लॉक स्तर पे जाएगा, और ब्लॉक स्तर पे बैठेगा CBEO। जो हमारा CBEO है, जो पहले BO नाम था, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। उसके नीचे होगा पंचायत स्तर पर पंचायत प्राधिकारी, पंचायत शिक्षा अधिकारी जो होगा हमारा, वो क्या होगा? PEO होगा। और फिर उसके नीचे कौन आएगा? विद्यालय का हेडमास्टर आएगा। विद्यालय के अंदर इसको क्रियान्वयन करने का कार्य किसका है भाई? हेडमास्टर का है। तो विद्यालय स्तर पर ये, पंचायत पे PEO, ब्लॉक पर CBEO, जिला पे CDEO, उससे ऊपर राजस्थान राज्य शिक्षा स्कूल शिक्षा अधिकारी, उसके ऊपर नोडल जो राज्य नोडल एजेंसियां आती हैं वो। उसके बाद आती है धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 के अंदर माता पिता के क्या है भाई? कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य जो हैं वो किस में सम्मिलित किए गए हैं? वो धारा नंबर 10 के अंदर समाहित किए गए हैं कि बालकों को शिक्षा दिलवाना माता पिता एवं अभिभावक का क्या होगा? दायित्व होगा। और जो माता पिता का जो ये दायित्व निर्धारित किया गया है, ये कर्तव्य निर्धारित किया गया है अभिभावक के, ये धारा नंबर 10 के अंदर होंगे। आज की कक्षा में इतना ही, क्लास आधे घंटे से ऊपर हो गई है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर धारा नंबर 11 से लेकर 38 तक कंप्लीट करवाई जाएंगी। एक भी कुछ इम्पोर्टेंट थी जो करवानी थी, पर इसके अंदर मैंने आपको सभी धाराएं जो हैं वो कंप्लीट करवा दी गई हैं। इन सभी को आप याद रख लेना, जिस भी तरीके से आप याद रख सको। कोई भी नेमोनिक आप बना सकते हो किसी भी धारा के लिए, तो आप उस नेमोनिक को बनाकर इन धाराओं को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। और साथ ही अगर अब तक आपने द हिकेटियस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो द हिकेटियस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। और जो भी आपकी क्वेरी थी कि 5th यूनिट आपको चाहिए थी, पूरी 5th यूनिट रिट के सिलेबस के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 5th यूनिट जो है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सब्जेक्ट से। तो वो पूरी 5वीं यूनिट जो है इसके अंदर करवाई जाएगी। तो आप चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन और क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।